हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि मैंने आपको बोला था दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने अरब सागर वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको दोस्तों शानदार कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो, पटवार का एग्ज़ाम हो, आरएस एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका पशु परिचर का एग्ज़ाम हो, दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आपको सभी सवाल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी शानदार वीडियोस यहाँ पर आप लोगों के लिए आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल के वीडियो में हमने देखा था अरब सागर वाली जो नदियाँ थी वो अपना कितना पार्ट रखती है, वो अपना 17% पार्ट रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ जो है ये आपका 100% में से 23% पार्ट रखती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो है राजस्थान के अंदर 23% अपना पार्ट रखती है। अरब सागर जो है ये 17% रखती है। और अंतःप्रवाही नदियाँ जो है ये अपना कितना परसेंट पार्ट रखती है? 60% रखती है। तो आज हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतिम वीडियो हमारा आएगा, तीसरा वीडियो, उसमें हम अंतःप्रवाह नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका उद्गम मालवा के पठार पर स्थित जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है। और इसका संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? तो इसका संगम इटावा यूपी में यमुना से होता है। ठीक है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसके कुछ उपनाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि चंबल नदी जो है इसका उपनाम क्या हो जाएगा? चरमनवती। तो चमनवती के नाम से इसे जाना जाता है, कामधेनु के नाम से इसे जाना जाता है, नित्यवाही नदी से कहा जाता है, और वाटर सफारी नदी भी से बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है दोस्तों। बारहमासी नदी जो है ये भी किसे कहा जाता है? ये भी आपकी चंबल नदी को कहा जाता है। तो चमनवती, कामधेनु, नित्यवाही, बारहमासी, वाटर सफारी नदी किसे कहा जाता है? ये चंबल नदी को कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का नाम आपको देके पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहना। अगर आपको कामधेनु बोला जाए यानी चंबल नदी की बात की जा रही है, नित्यवाही बोला जाए यानी कि चंबल नदी की बात की जा रही है, चमनवती बोला जाए यानी कि चंबल नदी की बात की जा रही है। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? तो ये राजस्थान के अंदर 84गढ़ गांव चित्तौड़ से प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान रखना है, यह आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ गांव चित्तौड़ से प्रवेश करती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। जैसे कि चंबल नदी जो है दोस्तों इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है, और इसका संगम यमुना नदी में हो जाता है। चंबल नदी पर दोस्तों 4 बांध बने हुए हैं जिनसे काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इन 4 बांध से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। 4 बांध जो बनाए गए हैं चंबल नदी पर, ये आपके 3 चरणों में बनाए गए हैं दोस्तों। 3 चरणों में बनाए गए हैं। प्रथम चरण में आपका गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। द्वितीय चरण में आपका राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था, और तीसरे चरण में आपका दोस्तों जवाहर सागर बांध बनाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। पहले चरण में आपका गांधी सागर और कोटा बैराज बनाया गया, दूसरे चरण में आपका राणा प्रताप सागर बनाया गया, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बनाया गया। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से समझ लेते हैं इसको। गांधी सागर बांध जो है दोस्तों यह आपका मंदसौर एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका मंदसौर एमपी में स्थित है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, मंदसौर एमपी में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? 84गढ़ गाँव से प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में आपका सबसे पहले आता है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध आपका राजस्थान में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। इसके बाद आपका आएगा दोस्तों जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध आपका कहाँ पर स्थित है? यह आपका कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। और कोटा बैराज जो है ये भी आपका कोटा जिले में स्थित है। उसके बाद ये सवाई माधोपुर होते हुए, बूंदी होते हुए, सवाई माधोपुर होते हुए, करौली होते हुए, धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 4 बांध जो मैंने आपको बताए दोस्तों, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गांधी सागर हो जाएगा, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। यानी कोटा बैराज जो है ये आपका अंतिम में है, और गांधी सागर आपका पहला हो जाएगा जो कि एमपी में स्थित है। बीच में आपका राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर आ जाएगा, याद रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे क्रम पूछा जाएगा एग्जाम में। क्रम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चारों बांध को क्रम के अनुसार जमाइए, उद्गम से संगम की ओर जमाइए, संगम से उद्गम की ओर जमाइए, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन बांधों का निर्माण कब किया गया था ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इनसे कितनी बिजली उत्पादित होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप आराम से बैठिए और वीडियो को डबल स्पीड में देख सकते हैं आप।
क्योंकि मैं आराम से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चंबल नदी के उद्गम से मुहाने की ओर बांधों का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका गांधी सागर आ गया, फिर राणा प्रताप सागर बांध आ गया आपका चित्तौड़ में, फिर आपका जवाहर सागर बांध आ गया कोटा में, फिर कोटा बैराज आ गया आपका कोटा में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चंबल नदी जो है उसमें चित्तौड़ में चुलिया जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध जो है उसके ऊपर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो चित्तौड़ में चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, ऊंचाई 18 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़ में बना हुआ है, ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। ये 18 मीटर भी ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए किस बांध के पास में बना हुआ है, तो राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले इनकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये जो भी बांध मैंने आपको बताए हैं इनसे कितनी बिजली उत्पादित होती है, ये अब हम आगे देखेंगे। पहले इनकी सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं। तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी वो हम देख लेते हैं पहले, और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक तो आपकी छोटी काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। उसके अलावा काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू, सिप, गुंजाली, बामनी, इज, कुराल और मेज, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि ध्यान रखनी है, ठीक है। छोटी काली सिंध आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। काली सिंध झालावाड़ 12 कोटा का निरूपण करती है। आहू झालावाड़ का निरूपण करती है। परवन नदी आपकी झालावाड़ 12 और कोटा का निरूपण करती है। पार्वती आपकी 12 और कोटा का निरूपण करती है। और कुन्नू नदी जो है दोस्तों ये आपकी 12 करौली में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। कुन्नू काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कुन्नू आपकी 12 और करौली में हो जाएगी। इसका कोटा से कोई संबंध नहीं है, बूंदी से कोई संबंध नहीं है। सिप आपकी सवाई माधोपुर, गुंजाली चित्तौड़, बामनी चित्तौड़, इज चित्तौड़, कुराल आपकी भीलवाड़ा प्लस बूंदी हो जाएगी। ये कुराल भी आपको ध्यान रखना है। कुराल आपकी भीलवाड़ा और बूंदी का निरूपण करती है। मेज आपकी भीलवाड़ा और बूंदी का निरूपण करती है। तो कुराल और मेज जो है ये आपकी भीलवाड़ा और बूंदी का निरूपण करती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी नदी कैसे कैसे मिलती है। जैसे कि ये जानापाव की पहाड़ी है। अब यहाँ से सबसे पहले आप देखिए, पहले नंबर पर आपकी कौन मिल रही है? छोटी काली सिंध मिल रही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 8वें नंबर पर आपकी कौन सी मिल रही है? गुंजाली मिल रही है चित्तौड़ में, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद आपकी बामनी मिल रही है चित्तौड़ में, ये आप देख सकते हैं। इज मिल रही है आपकी चित्तौड़ में, ये भी आप देख सकते हो। फिर आपकी कुराल मिल रही है भीलवाड़ा प्लस बूंदी में, ये यहाँ पर भीलवाड़ा बूंदी में मिल रही है। एक आपकी दोस्तों मेज मिल रही है, ये भी आपकी यहाँ पर बूंदी में मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए काली सिंध जो है ये आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये रही यहाँ पर आपकी काली सिंध जो कि बीदा गांव से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। एक आपकी आहू हो जाएगी, और आहू और काली सिंध का जो संगम होता है दोस्तों वह गागरोन दुर्ग में होता है। गागरोन दुर्ग के किनारे काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। इसके अलावा परवन जो है दोस्तों ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी। परवन जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। फिर ये तीनों मिलकर ये चंबल में मिलती है। उसके बाद आपकी हो जाएगी दोस्तों पार्वती हो जाएगी और कुन्नू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये आपकी पार्वती है और ये आपकी कुन्नू हो जाएगी दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और सिप आपकी हो जाएगी जो कि कहाँ पर मिलती है? सवाई माधोपुर में मिलती है। सिप जो है आपका त्रिवेणी संगम मनाती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों ये गांव के नाम लिखे हुए हैं जहाँ से ये प्रवेश करती है, तो इनके बारे में हम देख लेंगे अभी। अब सबसे पहले हम देखते हैं चंबल घाटी परियोजना जो है दोस्तों, इसमें राजस्थान और एमपी की साझेदारी कितनी कितनी है। तो चंबल घाटी परियोजना जो है इसमें राजस्थान और एमपी की साझेदारी कितनी हो जाएगी? 50% और 50% हो जाएगी। मैंने आपको बताया था दोस्तों माही नदी परियोजना जो है उसमें साझेदारी किस किस की है, तो उसमें राजस्थान और गुजरात की साझेदारी है। इसे आप रागू से याद रख सकते हो। राजस्थान और गुजरात की साझेदारी हो जाएगी माही नदी परियोजना में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। लेकिन यहाँ पर 50-50 है, किस किस का? राजस्थान और एमपी का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब माही नदी का पूछा जाता है तो वो राजस्थान और एमपी आंसर कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है, जो कि गलत भी है। तो माही नदी का कभी भी आपसे पूछा जाए तो राजस्थान और गुजरात दोनों की मध्य की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। और चंबल नदी के बारे में पूछा जाए तो चंबल नदी में राजस्थान का 50% है और एमपी का 50% है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से आपका सवाल एग्जाम में जरूर बन के आएगा। फ्यूचर में यहाँ से आपका एक सवाल जरूर बनेगा दोस्तों। गांधी सागर बांध जो है ये आपका प्रथम चरण में बनाया गया था। कोटा बैराज भी आपका प्रथम चरण में बनाया गया था। अब गांधी सागर जब आपका बनाया गया था दोस्तों, तो ये कब बनाया गया था? ये 1959 को बनाया गया था। ये डेट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये सन आपको ध्यान रखना है, 1959, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। और कोटा बैराज आपका कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था।
और राणा प्रताप सागर अगर आपसे पूछा जाए तो 10 साल बाद यानी कि 1970 में बनाया गया था। और जवाहर सागर आपका 1972 में बनाया गया था। तो ये चारों सन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जाएंगे। 1959, 1960, 1970 और 1972। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं किस किस से कितनी बिजली उत्पादित होती है। तो आप देखिए दोस्तों, गांधी सागर जो बांध बना हुआ है आपका मंदसौर एमपी में, इसमें 23 मेगावाट की 5 यूनिट उत्पादित होती है। तो 23 मेगावाट की 5 यूनिट यानी कि टोटल 115 मेगावाट यहाँ से उत्पादित किया जाता है। कोटा बैराज से कोई बिजली उत्पादित नहीं होती है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रदूषित इनमें से कौन सा है, तो आपका कोटा बैराज है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर जो है ये 1970 का हो जाएगा। यहाँ पर 43 मेगावाट जो है इसकी 4 यूनिट बनती है दोस्तों, 43 मेगावाट की 4 यूनिट बनती है। और 43 मेगावाट को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 172 मेगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा? 172 मेगावाट हो जाएगा। और जवाहर सागर में अगर आप देखोगे तो 33 मेगावाट की 3 यूनिट बनती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका टोटल 99 मेगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 43 मेगावाट की 4 यूनिट बनेगी 172 मेगावाट, और 33 यूनिट की यहाँ पर आपकी 3 यूनिट बनेगी, 33 मेगावाट की 3 यूनिट बनेगी, तो आपका 99 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। और इनको अगर आप टोटल करोगे दोस्तों तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 386 मेगावाट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी 23 मेगावाट की 5 यूनिट बन रही है, यहाँ पर आपकी 43 मेगावाट की 4 यूनिट बन रही है, यहाँ पर 33 मेगावाट की 3 यूनिट बन रही है। तो 115, 172 और 99 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 386 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला जो बांध है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका राणा प्रताप सागर बांध है। अगर राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध आपका कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से सर्वाधिक भराव क्षमता वाला कौन सा है, तो फिर वो आपका गांधी सागर हो जाएगा। बट नॉर्मली राजस्थान का आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला आपका कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हो दोस्तों तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। गांधी का राज, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, रा से आपका राणा प्रताप सागर, ज से आपका जवाहर सागर। बट नॉर्मली मैंने आपको ऐसे याद करवा दिया, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पर टोटल जो है वो विद्युत कितनी उत्पादित होती है दोस्तों? 386 मेगावाट होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो 193 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था अभी राजस्थान और एमपी का कितना कितना है? 50-50% है। तो राज्य का 193 मेगावाट हो जाएगा, एमपी का 193 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा गया है, चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। तो चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध आपका कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में निर्मित पूछा गया है। मैंने आपको बताया प्रथम चरण में राणा प्रताप, प्रथम चरण में आपका गांधी सागर और कोटा बैराज बनाया दोस्तों। कौन कौन सा? गांधी सागर और कोटा बैराज बनाए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम चरण में राजस्थान के अंदर कौन सा बांध निर्मित किया गया? तो कोटा बैराज। फिर आपका कौन सा बना? राणा प्रताप सागर। फिर आपका कौन सा बना? जवाहर सागर। और डेट के साथ मैंने आपको बता दिया है 1959, 1960 और यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 1970 और ये आपका हो जाएगा 1972 जवाहर सागर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल बना हुआ है। तो ये भी जब बना था दोस्तों तब काफ़ी बार इसका सवाल एग्जाम में पूछा गया था। अभी तो इसका सवाल नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, हैंगिंग ब्रिज जो है ये आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। अब आगे देखिए, अब दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जो है वो कैसे कैसे मिलती है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जानापाव की पहाड़ी से आपकी चंबल नदी निकल रही है, तो आगे देखिए आप, यहाँ पर आपकी छोटी काली सिंध मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपका गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जहाँ पर आहू और काली सिंध नदियों का संगम होता है। आहू नदी का उद्गम सुसनेर से होता है, काली सिंध नदी आपकी बागली पहाड़ी से निकलती है। तो गागरोन दुर्ग जो है ये आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। और दोस्तों आपका एक बांध आपको ध्यान रखना है, नवनेरा बांध। नवनेरा बांध जो है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? नवनेरा बांध जो है ये आपका दोस्तों दिगोत कोटा में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? दिगोत कोटा में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका काली सिंध नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों? काली सिंध नदी पर आपका नवनेरा बांध बना हुआ है, जिसे नौनेरा बांध भी बोला जाता है। और ये आपका दिगोत तहसील में बना हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आप देखिए, परवन नदी जो है दोस्तों, घोड़ा पचार और अजनार नदी जो मिलती है उसे परवन बोला जाता है। इसका भी संगम आपका काली सिंध में हो जाता है। तो फिर ये आपकी चंबल से मिल जाती है। इधर से आपकी दोस्तों सिप है, वो आपकी सवाई माधोपुर में मिलती है। इधर से बनास आती है, वो भी आपकी सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, बनास सिप लेती है चंबल के साथ, यानी बनास सिप और चंबल तीनों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है।
और कुन्नू यहाँ से निकलती है शिवपुरी से, या आपकी करौली में चंबल से मिल जाती है और फिर ये आगे यमुना नदी में चली जाती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे अभी। अब चंबल नदी की दाई ओर की सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं दोस्तों। छोटी काली सिंध, इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। संगम इसका चंबल नदी में होता है। झालावाड़ में बहते हुए मध्य प्रदेश में चंबल नदी में ये मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, चंबल की सहायक नदी कौन सी है। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सवाल यही पूछा जाता है। काली सिंध नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से होता है। बागली पहाड़ी एमपी से। संगम इसका नोनेरा गांव कोटा में चंबल नदी में हो जाता है। राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। काली सिंध नदी जो है वो बीदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है और प्रवाह क्षेत्र आपका झालावाड़, बारा और कोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और काली सिंध नदी के किनारे दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है, जहाँ पर काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है और इसे सामेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आहू और काली सिंध नदियों का जो संगम होता है उसे सामेला बोला जाता है। और यहाँ पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में, यानी कि जलदुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। आगे देखिए, नोनेरा बैराज जो है ये आपका कोटा में बना हुआ है। यह बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आता है और ये आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है? काली सिंध नदी पर बना हुआ है, दिगोत कोटा में। आगे देखिए, आहू नदी, इनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है, ये चंबल की सहायक नदी है और इनका उद्गम कहाँ से होता है? आहू नदी का उद्गम सुसनेर क्षेत्र एमपी से होता है। गागरोन के नज़दीक काली सिंध नदी में मिल जाती है। राज्य में प्रवेश ये नंदपुर झालावाड़ से करती है और प्रवाह क्षेत्र इसका झालावाड़ हो जाएगा। परवन नदी के बारे में हम देख लेते हैं। अजनार नदी और घोड़ा पछाड़ नदी जो है दोस्तों, ये दोनों मिलकर परवन नदी का निर्माण करती है और संगम इसका रामगढ़ कोटा में काली सिंध में हो जाता है। राज्य में प्रवेश ये खेरीबोर गांव झालावाड़ से करती है और प्रवाह क्षेत्र इसका झालावाड़, बारा और कोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। मनोहर थाना दुर्ग जो है दोस्तों, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये झालावाड़ में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। और मनोहर थाना दुर्ग जो है ये परवन और कालीखो नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। परवन नदी और कालीखो नदी जो है इसका संगम यहाँ पर होता है और यहीं पर ही आपका मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है ये आपका परवन नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखनी है। और कालीखो परवन मिल जाती है, फिर ये बाद में काली सिंध से मिल जाती है। आगे देखिए, पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है इसका उद्गम सेहोर क्षेत्र एमपी से होता है। संगम इसका पलिया स्थान सवाई माधोपुर में होता है। राज्य में प्रवेश ये करियाहट, बारा में करती है और प्रवाह क्षेत्र इसका बारा, कोटा और सवाई माधोपुर हो जाएगा। किनारे इसके किशनगंज शहर, बारा है। पार्वती नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा? किशनगंज, बारा हो जाएगा। सहायक नदी इसकी अंधेरी हो जाएगी, रेतड़ी हो जाएगी, लासी हो जाएगी, विलास हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पार्वती नदी की सहायक नदी अंधेरी हो जाएगी, लासी हो जाएगी और विलास हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अंधेरी, लासी, विलास, ठीक है। आगे देखिए, कुन्नू नदी। कुन्नू नदी का उद्गम जो है ये शिवपुरी जिला एमपी से होता है। संगम इसका करौली में, चंबल में हो जाता है। राज्य में प्रवेश मुसेडी गांव, बारा में करती है और प्रवाह क्षेत्र इसका एमपी, बारा, एमपी करौली हो जाएगा, ठीक है। सिप नदी देखिए, सिप नदी का उद्गम श्योपुर जिला एमपी से होता है। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में ये चंबल के साथ मिल जाती है। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर। प्रवाह क्षेत्र इसका सवाई माधोपुर हो जाएगा, सिप नदी का। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। चंबल जो है वो सिप लेती है बनास के साथ, या फिर इसे ऐसे याद रखिए आप, बनास सिप लेती है चंबल के साथ, क्योंकि बनास जो है वो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। उनके बारे में हम देखेंगे अभी, तो ये एक बार फिर से हम देखने वाले हैं। तो बनास, चंबल और सिप जो है ये आपका त्रिवेणी संगम होता है सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में। ये आपको ध्यान रखना है। रामेश्वर, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम होता है आपका चंबल, बनास और सिप का, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो चंबल नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं। गुंजाली नदी हो जाएगी, जो अभी हमने देखी थी दोस्तों, वो राइट हैंड साइड की थी। अभी हम बाईं ओर की देख रहे हैं। तो गुंजाली नदी जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से निकलती है। संगम इसका चित्तौड़ में होता है, चंबल नदी में, और प्रवाह क्षेत्र इसका चित्तौड़ हो जाएगा। बामनी या ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम आपका हरिपुरा गांव, चित्तौड़ से होता है। संगम इसका बेसोरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के निकट, चंबल नदी में हो जाता है। तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर दोस्तों आपका एक दुर्ग बना हुआ है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, बेसोरगढ़ दुर्ग। बेसोरगढ़ दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, जो कि आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, चित्तौड़ में। आगे देखिए, इज नदी। इज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेसोरगढ़ से होता है। डाबीवन, चित्तौड़ में, ये चंबल में मिल जाती है। कुराल नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है, इंपॉर्टेंट है। बूंदी में, चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो कुराल नदी का अपवाह क्षेत्र बूंदी में भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा प्लस बूंदी। मेज नदी जो है इसका उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। संगम इसका सिनपुर गांव, बूंदी में, चंबल नदी में हो जाता है। तो मेज नदी जो है दोस्तों ये भी बूंदी में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है।
भीलवाड़ा और बूंदी में ये बहती है। किनारे इसका गूढ़ा बांध बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गूढ़ा बांध आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपका बूंदी में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस बांध पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित होगा, जिसमें 522 सोलर प्लेट 167 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट होंगे, जिसके द्वारा 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई उपलब्ध होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये करंट का सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट जो है ये आपका कौन सी नदी पर स्थापित होगा? तो ये मेज नदी पर स्थापित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेज नदी पर स्थापित होगा। अभी तो नहीं पूछा जाता है, जब करंट का सवाल बना था तब काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मांगली हो जाएगी। तो मेज की सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? मांगली हो जाएगी। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है, मेज की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मांगली हो जाएगी। मांगली नदी का उद्गम भी बिजोलिया के पठार से होता है। बाइंस खेड़ा बूंदी में ये मेज नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका भीलवाड़ा बूंदी हो जाएगा। इसकी सहायक नदी घोड़ा पचाड़ नदी है। तो घोड़ा पचाड़ किसकी सहायक नदी है? मांगली की सहायक नदी है। मांगली नदी बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भीमलत जलप्रपात जो है ये आपका मांगली नदी पर बना हुआ है बूंदी जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अपार क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी हो जाएगा। और इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? घोड़ा पचाड़ हो जाएगी। घोड़ा पचाड़ नदी भी हम देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिजोलिया पठार से होता है। संगम इसका सागवाड़ बूंदी में मांगली नदी में हो जाता है। और प्रवाह क्षेत्र इसका भीलवाड़ा और बूंदी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कि डायग्राम में दिखाई गई है। जानापाव की पहाड़ी से दोस्तों उद्गम होता है आपका चंबल नदी का, यमुना में मिल जाती है। अब दोस्तों ये आपको जो बताई गई है ये आपकी बाएं साइड की सहायक नदियाँ हैं। आप अगर यहाँ पर खड़े होंगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड की गुंजाली नदी, बामनी नदी, इज नदी, कुराल नदी, मेज नदी जिस पर गूढ़ा बांध बना हुआ है, मांगली नदी, घोड़ा पचाड़ नदी, इन दोनों का संगम यहाँ पर हो जाता है सागवाड़ में। फिर ये जो है ये बाइंस खेड़ा में मिल जाती है और ये बूंदी में फिर यहाँ पर चंबल से मिल जाती है। और बनास नदी जो है वो सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है और फिर बाद में यमुना नदी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप चंबल की सभी सहायक नदियों को याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है आपकी गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। तो गुस्से से तो आपका गुंजाली हो जाएगी, में से आपकी मेज हो जाएगी दोस्तों, पा से आपकी पार्वती हो जाएगी, काले घोड़े से आपकी काली सिंध और घोड़ा पछाड़ हो जाएगी, बा से आपकी ब्राह्मणी हो जाएगी और एक बामनी हो जाएगी, चा से आपकी चाकन हो जाएगी, कू से आपकी कुन्नू हो जाएगी, से आपकी सीप हो जाएगी दोस्तों। बाकी और भी आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मैक्सिमम नदियाँ याद कर सकते हो। आ से आपकी यहाँ पर आहू हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से दोस्तों बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे। बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका संगम कहाँ पर होता है? तो इसका संगम रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी में हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रवाह क्षेत्र इसका राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर है। तो दोस्तों पहले इसका अपवाह क्षेत्र जो था उसको हम RBC और ATM के माध्यम से याद करते थे, यानी कि राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। फिर यहाँ से आपका अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बट अब क्या हो गया? अजमेर की जगह तो आपका क्या आ गया दोस्तों? केकड़ी आ गया यहाँ पर, ठीक है। और भीलवाड़ा के साथ आपका शाहपुरा भी यहाँ पर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बनास नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है या फिर वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। तो बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी बनास नदी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वन की आशा और वर्णाशा से कहा जाता है। और इसका उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? इसकी सहायक नदियाँ देखिए आप, एक तो आपकी हो जाएगी दोस्तों कोठारी नदी, एक आपकी खारी नदी हो जाएगी, डाई हो जाएगी, डाई नदी, सहोदरा नदी, बांडी नदी, मोरेल नदी, बेड़स नदी और मैनाल नदी। तो कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, बांडी, मोरेल, बेड़स, मैनाल, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊँगा। अभी देखिए यहाँ से आपका खमनोर पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम हो रहा है।
तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी मिल रही है वो बेड़च और मैनाल है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ये तो आपकी बेड़च है और ये यहाँ पर आपकी मैनाल हो जाएगी। उसके बाद आपकी कोठारी नदी हो जाएगी और कोठारी नदी पर ही दोस्तों आपका मेजा बांध बना हुआ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर आपकी दोस्तों ये खारी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है, जो कि आपकी बनास की सहायक नदी है। खारी 2 नदियाँ हो जाएगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। ये डाई देखिए आप दोस्तों, ये डाई यहाँ से होती है। डाई नदी का उद्गम अजमेर से होता है। चौथी आप देखिए सहोदरा, ये यहाँ पर आपकी सहोदरा हो जाएगी। मासी नदी इधर से आ रही है दोस्तों और इधर से आपकी बांडी नदी आ रही है। ये दोनों मिलके फिर आपकी यहाँ पर बनास से मिल जाती है और इधर से आपकी ढूंढ नदी का उद्गम हो रहा है और ये भी आपकी किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये आपकी गंभीर नदी है। गंभीर नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये आपका सपोटरा पहाड़ी से होता है जो कि करौली में है और इसका संगम भी यमुना में होता है। तो गंभीर नदी जो है इसका संगम कहाँ पर होता है, यमुना नदी में होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें वो हम देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। अब बनास नदी जो है ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। कितने संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसमें आपकी बनास कॉमन हो जाएगी। इसके अलावा ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। सबसे लास्ट में जो बनता है वो तो आपका मैंने आपको बता ही दिया, चंबल बनास सिप। तो बनास सिप लेती है चंबल के साथ। तो ये तो आपका थर्ड वाला हो जाएगा जो कि रामेश्वरम में ये त्रिवेणी संगम बनाती है सवाई माधोपुर के अंदर। एक त्रिवेणी संगम ये आपके बिंगोद में बनाती है दोस्तों, जहाँ पर बेड़च और मैनाल मिलती है। तो यहाँ पर आपकी बेड़च और मैनाल मिलती है, कहाँ पर मिलती है, बिंगोद भीलवाड़ा में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक त्रिवेणी संगम ये टोंक में बनाती है दोस्तों, टोंक राजमहल में बनाती है। वहाँ पर डाई खारी और बनास मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बनास कॉमन हो जाएगी। बनास जो है वो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। एक तो आपका बेड़च और मैनाल के साथ बना रही है बिंगोद भीलवाड़ा में, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये टोंक में बना रही है डाई और खारी के साथ मिलके। और उसके अलावा थर्ड मैंने आपको बता दिया, बनास सिप लेती है चंबल के साथ। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी बेड़च नदी है, ये यहाँ पर आपकी मैनाल नदी है, ये बिंगोद में मिल रही है। इसके अलावा कोठारी नदी जो है दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है, दीवेर की पहाड़ी से होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कोठारी नदी का उद्गम दीवेर की पहाड़ी से होता है और इसके बारे में डिटेल अभी हम आगे देख लेंगे। मेजा बांध जो है आपका कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में। खारी नदी इस तरीके से यहाँ पर टोंक में मिल जाती है, डाई नदी भी मिल जाती है, सहोदरा मिल जाती है, मासी और बांडी मिलके फिर ये यहाँ पर टोंक में मिल जाती है। मोरेल और ढूंढ आपस में मिलके फिर सवाई माधोपुर में ये बनास से मिल जाती है और बनास आगे चल के चंबल में मिल जाती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। अब सभी त्रिवेणी संगम हम एक साथ देख लेते हैं, जैसे कि बनास नदी निम्न त्रिवेणी संगम बनाती है बिंगोद मांडरगढ़ भीलवाड़ा में। बनास बेड़च और मैनाल मिलती है, मैंने आपको बता दिया। राजमहल टोंक में बनास खारी और डाई मिलती है। डाई जो हम माथे में लगाते हैं दोस्तों, सर पर जो हम डाई लगाते हैं वो खारी होती है, तो इस तरीके से आप याद रखते हो, डाई खारी बनास। रामेश्वर सवाई माधोपुर ये बनास चंबल सिप, तो बनास सिप लेती है चंबल के साथ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब आगे देखिए, बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता का विकास हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए गिलुंड सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो बनास नदी के किनारे हुआ है। कहाँ पर, राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर हो जाएगी, राजसमंद में हो जाएगी। अब आगे देखिए, कुछ बांध परियोजनाएं हैं जो कि आपकी बनास नदी पर निर्मित है। नंद संबंध परियोजना जो है ये कहाँ पर है, ये राजसमंद की हो जाएगी, ये आपकी बनास नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा बिसलपुर परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी टोंक में स्थित है, ये भी आपकी बनास नदी पर बनी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा इसरदा परियोजना जो है ये भी आपकी बनास नदी पर बनी हुई है सवाई माधोपुर में, ये आपको ध्यान रखनी है। तो नंद संबंध, बिसलपुर और इसरदा ये तीनों आपकी बनास नदी पर बनी हुई है। नंद संबंध राजसमंद में है, बिसलपुर टोंक में है, इसरदा आपकी सवाई माधोपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाईं ओर की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की हम देख रहे हैं, कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर पहाड़ी राजसमंद से होता है दोस्तों, और इसके किनारे आपकी बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। और मेजा बांध जो है ये भी आपका भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है और इसका संगम जो है दोस्तों वो नंदराय शाहपुरा में बनास से हो जाता है। अब आगे देखिए, खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, बिजराइल की पहाड़ी राजसमंद से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खारी नदी का उद्गम बिजराइल पहाड़ी राजसमंद से होता है और ये भीलवाड़ा में होते हुए दोस्तों इसके किनारे दोस्तों देवनारायण मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में जो बना हुआ है, जो कि प्रमुख मंदिर है, ये आपका खारी नदी के किनारे बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ब्यावर जो है दोस्तों वो भी आपकी खारी नदी का अपवा क्षेत्र हो जाएगा। पहले ये अजमेर में आता था, अब आपका नारायण सागर परियोजना जो है दोस्तों ये ब्यावर में आती है। पहले आपकी नारायण सागर परियोजना जो है ये अजमेर में आती थी,
तो नारायण सागर परियोजना जो है दोस्तों, ये भी आपकी खारी नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर हो जाएगी? ब्यावर में हो जाएगी। और पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो नारायण सागर कहाँ का हो जाएगा? आपका अजमेर का हो जाएगा। फिर शाहपुरा होते हुए, केकड़ी होते हुए, टोंक में होते हुए, फिर इसका संगम जो है वो बनास में हो जाता है, राजमहल टोंक के अंदर। अब डाई नदी के बारे में देख लेते हैं। डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से होता है। इसका अपवा क्षेत्र में केकड़ी आ जाएगा। लसाड़िया बांध जो है ये आपका केकड़ी में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लसाड़िया बांध जो है ये केकड़ी में बना हुआ है। और एक आपका है दोस्तों लसोड़िया आंदोलन। लसोड़िया आंदोलन जो है ये आपका किसने चलाया था? तो ये संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका संगम राजमहल टोंक में हो जाता है, बनास नदी के। तो डाई और खारी और आपकी बनास, इनका संगम राजमहल टोंक में होता है। ठीक है। लसाड़िया बांध आपका केकड़ी में हो जाएगा। सहोदरा नदी देखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? अराई पहाड़ी अजमेर से होता है। तो सहोदरा नदी का उद्गम भी अजमेर से होता है। ये आपके टोंक जिले का निरूपण करते हुए टोडी सागर बांध इस पर बना हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, टोडी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? टोंक में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो सहोदरा नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संगम फिर बनास नदी में हो जाता है, टोंक में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए बांडी नदी। बांडी नदी जो है दोस्तों, एक तो आपकी आती है सिलोरा पहाड़ी से, अजमेर से उद्गम होता है मासी नदी का। और एक आपकी सामोद जयपुर ग्रामीण से उद्गम होता है बांडी नदी का। तो ये दोनों मिलती है दोस्तों। फिर मिलने के बाद जोधपुर या टोंक में देवनारायण जी का एक मंदिर बना हुआ है। जोधपुर या टोंक में, ये जोधपुर या जोधपुर वाला नहीं है, ये जोधपुर या टोंक वाला है, जहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये आपका बांडी नदी के किनारे बना हुआ है। या फिर इसे इस तरीके से बोल सकते हो आप, ये आपका बनास, मासी और बांडी, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पर बना हुआ है। तो ये एक और एक्स्ट्रा त्रिवेणी संगम है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। बनास, मासी और बांडी, बनास, मासी और बांडी का त्रिवेणी संगम जोधपुर या टोंक में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। फिर इसका संगम बनास नदी में हो जाता है। तो ये फ्यूचर में सवाल बन सकता है। ये PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप आराम से बैठ के इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। आगे देखिए मोरेल नदी। मोरेल नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? चैनपुरा पहाड़ी जयपुर से होता है। और इधर से आपकी ढूंढ नदी आती है, ये इन दोनों का यहाँ पर संगम हो जाता है दोस्तों। मोरेल सागर बांध अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर बना हुआ है? मोरेल सागर बांध आपका सवाई माधोपुर में बना हुआ है। फिर उसके बाद ये बनास नदी में मिल जाती है। आगे देखिए बनास नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? तो दाईं ओर की सहायक नदी आपकी तो एक बेड़स नदी हो जाएगी दोस्तों, यानी राइट हैंड साइड की कौन सी हो जाएगी? बेड़स नदी हो जाएगी। बेड़स नदी का उद्गम गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पिचोला झील आती है, फिर एक लिंक झील है स्वरूप सागर, फिर उसके तहत फतेह सागर झील जुड़ी हुई है। फिर आपकी उदय सागर झील आती है दोस्तों। उदय सागर झील में आयरन नदी का पानी आता है। फिर आयरन नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो इसका ही नाम क्या हो जाता है? बेड़स हो जाता है। इसका ही नाम बेड़स हो जाता है। और बेड़स नदी और गंभीरी नदी, दो नदियाँ दोस्तों। एक तो गंभीर मैंने आपको बताई, गंभीर तो आपकी सपोटरा तहसील करौली की हो जाएगी। ये गंभीरी नदी है। तो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली चीज़ दोस्तों मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है झीलों में, तो अगर झील वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लेना। बाकी बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जावरा पहाड़ी MP से होता है। ठीक है। और फिर बाद में इसका संगम बनास में हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आयरन नदी जो है इसे ही बेड़च के नाम से जाना जाता है उदय सागर झील में गिरने के बाद। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। इस नदी को अपने उद्गम से लेके उदय सागर झील तक आयरन नदी के नाम से जाना जाता है, तथा इसके बाद ये बेड़च नदी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है और मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ है। इस नदी के किनारे आहड़, उदयपुर तथा नगरी सभ्यता चित्तौड़ का विकास हुआ है। ठीक है। आगे देखिए गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जावरा पहाड़ी MP से होता है। संगम इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी में हो जाता है। और गंभीरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? वांगन और गुजरी नदी हो जाएगी। एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट बेसिकली ध्यान रखना है, वागन और गुजरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? गंभीरी की सहायक नदियाँ हैं। अब बनास नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है 480 किलोमीटर आपकी बनास नदी की लंबाई हो जाएगी। एक आपकी मैनाल नदी है दोस्तों, इसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। बिंगोद के निकट बनास में मिल जाती है, भीलवाड़ा में। तो मैंने आपको बताया था बेड़च, मैनाल और बनास मिलती है बिंगोद में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। और गंभीर नदी मैंने आपको अलग से बताई है, सपोटरा पहाड़ी करौली से इसका उद्गम होता है। यमुना नदी में मिल जाती है। करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर UP, धौलपुर UP इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए गंगा बेसिन। तो इसमें गंगा बेसिन के बारे में यानी कि इतना सा बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी नदियाँ जो है ये गंगा बेसिन में मिल जाती है। कैसे मिलती है एक बार देख लेते हैं।
जैसे कि बेड़स नदी है, फिर आपकी गंभीरी नदी है, तो ये दोनों मिलकर आपकी बनास नदी में मिल जाती है। फिर बनास जो है ये आपकी चंबल में मिल जाती है, फिर चंबल आपकी यमुना में मिल जाती है, और यमुना जाके किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी का अंतिम संगम जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में हो जाता है दोस्तों। गंगा बेसिन का अंतिम संगम बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। तो राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र गंगा बेसिन में आता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र जो है राजस्थान का वो किसका भाग हो जाएगा, गंगा बेसिन का भाग हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, इसमें गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ एवं उप सहायक नदियाँ आती है। अब कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, बनास आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बनास की जितनी भी सहायक नदियाँ होगी वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, यानी वो भी बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का भाग होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अंतःप्रवाह नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अंतःप्रवाह नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक कंप्लीट होते ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।